आज हम पढ़ेंगे डीएनए रिप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए रिप्लिकेशन सबसे पहले जब वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स डीएनए के बारे में बताए थे, ठीक है, ठीक उसके बाद डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में जब बताए, ठीक उसके बाद ही उसने बोले थे कि डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो डीएनए रिप्लिकेशन मतलब एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनता है। ठीक है, डीएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो कि सेल्फ रिप्लिकेशन करके सेम स्ट्रैंड में डीएनए बना सकते हैं, इसीलिए डीएनए को बोला जाता है लिविंग मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे ही वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताए थे, उसके तुरंत बाद उसने डीएनए रिप्लिकेशन के बारे में भी बताए थे कि डीएनए रिप्लिकेशन करके दूसरा डीएनए बना लेते हैं। ठीक है, इसलिए डीएनए को बोला जाता है लिविंग मॉलिक्यूल। डीएनए का रिप्लिकेशन किस जगह में होता है? इंटरफेस। हम लोग जानते हैं दो सेल डिवीज़न के बीच में जो स्टेज रहता है उसको बोला जाता है इंटरफेस और रेस्टिंग स्टेज। इसी में 3 फेज़ होता है, G1, S और G2 फेज़। ठीक है, एस फेज़ जो होता है उसमें डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। सेल साइकिल में जो इंटरफेस रहता है, इंटरफेस के एस फेज़ में डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। ठीक है, रेप्लिकेशन के बाद डीएनए 2 भागों में बट जाता है और पेरेंट सेल से डॉटर सेल में सेम डीएनए जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले डीएनए के जो डुप्लीकेशन होता है, इसमें डीएनए का स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं इस टाइप का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, 2 रिबन शेप स्ट्रक्चर, इस टाइप से कॉइल रहता है। ठीक है, हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से पढ़े थे कि एंटी पैरेलली अरेंज रहता है, दोनों साइड में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड रहता है और बीच में रहता है नाइट्रोजन बेसेस। ठीक है, अब 2 नाइट्रोजन बेसेस जो है प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है। ठीक है, ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। एक पूरे इसको बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके डीएनए बनता है, इसलिए डीएनए में को क्या बोलते हैं हम? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है डीएनए। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि बीच में 2 नाइट्रोजन बेसिस रहता है, एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन। एडिनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है, गुआनिन साइटोसिन से। एडिनिन और थाइमिन जो है उसके बीच में डबल बॉन्ड रहता है, गुआनिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। ठीक है, और पेंटोस शुगर से जुड़ा रहता है दोनों नाइट्रोजन बेसिस, और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। तो डीएनए का एक हेलिक्स, ये जो बीच वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसके इस साइड वाला एक कॉइल है और इस साइड वाला एक कॉइल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब डीएनए के दोनों कॉइल, जब डीएनए डुप्लीकेशन होता है तो क्या होता है? ये दोनों कॉइल खुल जाता है, ये दोनों कॉइल जो है खुल जाता है। खुलने के बाद फिर दोनों कॉइल में नए नए स्ट्रैंड बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो दोनों स्ट्रैंड खुल जाता है, उसको बोला जाता है अनविंडिंग और अनजिपिंग। इसके बाद क्या होता है? डीएनए के मॉलिक्यूल जो होता है, जब ये दोनों स्ट्रैंड खुल गया, खुलने के बाद दोनों जगह में दोनों स्ट्रैंड जो खुल जाता है, उसके बाद दोनों में नया स्ट्रैंड बनता है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो इसमें क्या है? पुराने जो स्ट्रैंड है उसको बोलेंगे पेरेंटल डीएनए, और नया जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है वो न्यू डीएनए। तो हर जो डीएनए बनता है इसमें एक पेरेंट का कॉइल रहता है, एक नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड रहता है। ठीक है, डीएनए का जो रिप्लिकेशन होता है उसमें एक पेरेंटल रहता है, एक न्यूली सिंथेसाइड स्ट्रैंड रहता है। तो इस स्कीम जो है इसको बोला जाता है सेमी कॉन्जर्वेटिव मेथड। सेमी कॉन्जर्वेटिव मेथड इसको बोलेंगे कि जब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहता है, इसमें जब रिप्लिकेशन होता है तो दोनों स्ट्रैंड खुल जाता है। खुलने के बाद ये दोनों स्ट्रैंड जो है पेरेंट स्ट्रैंड है, तो इसमें नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जोड़ता है। तो एक पेरेंट स्ट्रैंड एक नया जोड़ने वाला स्ट्रैंड रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है सेमी कॉन्जर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। ठीक है, और 2 मेथड के बारे में बताए थे डीएनए रिप्लिकेशन का, इसको बोला जाता है डिस्पर्सिव मेथड, दूसरे को कॉन्जर्वेटिव मेथड। डिस्पर्सिव मेथड को सबसे पहले दिए थे डेलब्रुक। डेलब्रुक एक साइंटिस्ट थे जिसने डिस्पर्सिव मेथड दिए। उसने बोले कि इस टाइप से डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। उसने क्या बोले थे
कि डीएनए का जितना भी डीएनए रहता है वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाता है, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और ये दोनों पीसेस के बीच वाला भाग जो होता है उसमें नया डीएनए सिंथेसिस होता है, माने न्यू स्ट्रैंड दोनों पेरेंट स्ट्रैंड के बीच में रहता है, ठीक है। इसने ऐसा बोले थे, मत शुरू वाला भी पूरा डीएनए पेरेंट वाला, यहाँ भी पेरेंट वाला डीएनए, दोनों को जोड़ने वाला जो स्ट्रैंड रहता है वो न्यू सिंथेसाइज स्ट्रैंड। इसने बोले थे कि डीएनए के फ्रैगमेंट्स जो होता है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और इस जो गैप होता है उसमें नया डीएनए, न्यूली सिंथेसाइज डीएनए फ्रैगमेंट्स रहता है, ठीक है। इस टाइप का जो मेथड बताए थे वो है डिस्पर्सिव मेथड। और दूसरा मेथड था कॉन्जर्वेटिव मेथड, ठीक है। इसको भी डेलब्रुक साइंटिस्ट ने ही दिए थे कॉन्जर्वेटिव मेथड को। इसने क्या बोले थे कि डीएनए जो होता है दो स्ट्रैंड सिंथेसाइज करता है, दो डॉटर डुप्लेक्स बनता है, ठीक है। एक जो है पूरी तरह से पेरेंट वाला डीएनए रहता है, एक डॉटर वाला डीएनए रहता है, ठीक है। जो दो डीएनए के दोनों हेलिक्स से नया डीएनए बनता है, तो जो नया बनता है उसको न्यू स्ट्रैंड बोलेंगे। फिर पेरेंट डीएनए से नया बनता है। इस टाइप से क्या होता है, जो डीएनए बना, एक डीएनए पूरा पेरेंट वाला रहता है, एक डॉटर वाला रहता है, एक पेरेंट वाला एक डॉटर वाला, ठीक है। इसको भी नहीं माना जाता। डिस्पर्सिव मेथड और कॉन्जर्वेटिव मेथड्स को नहीं माना जाता। बाद में देखा गया है कि सेमी कॉन्जर्वेटिव मेथड से ही डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, ठीक है। चलो, सबसे पहले डीएनए का जब वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए मॉडल दिए थे, तुरंत उसके बाद ही डीएनए रिप्लिकेशन के बारे में बताए थे। तो डीएनए रिप्लिकेशन किस समय होता है, इंटरफेस, सेल डिवीज़न में दो सेल डिवीज़न के बीच का जो गैप होता है उसको इंटरफेस बोलते हैं। उसमें 3 फेस आता है, ठीक है, G1, S और G2। एस फेस जो होता है उसमें डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 3 टाइप के मेथड दिया गया था जिससे डीएनए डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। डिस्पर्सिव मेथड दिए थे, इसमें क्या बोले थे कि कई भागों में डीएनए छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है और 2 फ्रैगमेंट्स के बीच का जो गैप होता है वो नया सिंथेसाइज डीएनए रहता है, उसको डिस्पर्सिव मेथड। कंजर्वेटिव में क्या था, बहुत सारे डीएनए कई भागों में बढ़ जाता है और 2 पेरेंटल स्ट्रैंड जो होता है उससे नया सिंथेसाइज 2 स्ट्रैंड बनता है। फिर 2 पेरेंटल स्ट्रैंड से नया सिंथेसाइज, मतलब एक स्ट्रैंड में केवल पेरेंटल ही रहता है, एक स्ट्रैंड में दोनों सिंथेसाइज डीएनए रहता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉन्जर्वेटिव मेथड। और थर्ड था सेमी कॉन्जर्वेटिव मेथड। सेमी कॉन्जर्वेटिव मेथड में क्या बोले थे कि डीएनए के रिप्लिकेशन जब होता है उसमें दोनों कॉयल अनकॉयल हो जाता है, दोनों कॉयल अलग अलग हो जाता है, ठीक है। अब दोनों कॉयल जो है पेरेंटल डीएनए का कॉयल है, इसमें नया सिंथेसिस स्ट्रैंड जो है दोनों के साथ जुड़ जाता है, तो दोनों अलग अलग डीएनए हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, ठीक है। इस टाइप से सेमी कॉन्जर्वेटिव मेथड को ही माना जाता है कि डीएनए डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। चलो हम लोग देखे थे कि एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या रहता है, प्यूरिन, पिरिमिडिन, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट, ये मिला के एक मोनोन्यूक्लियोटाइड हुआ। तो बहुत सारे मोनोन्यूक्लियोटाइड जोड़ के क्या बनता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए जो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है, ठीक है। अब डीएनए का जो डुप्लीकेशन होता है उसमें बहुत सारे एंजाइम भाग लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे एंजाइम डीएनए के डुप्लीकेशन में भाग लेते हैं, बहुत सारे एंजाइम के प्रेजेंस में ही डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। तो मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स से डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, इसको बोला जाता है रिप्लिसोम, ठीक है। न्यूक्लियसेस, आरएनए पॉलीमेरेसेस एंड डीएनए पॉलीमेरेसेस, ये तीनों एंजाइम जो होता है इसको बोला जाता है कॉर्नबर्ग एंजाइम, क्योंकि कॉर्नबर्ग जो है उसने ये तीनों एंजाइम के बारे में बताए थे, तीनों एंजाइम और एंजाइम के फंक्शन के बारे में बताए थे, ठीक है। चलो हम लोग अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ डीएनए। एंजाइम के बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे ही, तो सबसे पहले हम लोग मैकेनिज्म ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन देख लेते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होता है, दोनों स्ट्रैंड डीएनए का जो दोनों स्ट्रैंड होता है, ठीक है, अनकॉयल हो जाता है, दोनों स्ट्रैंड खुल जाता है, ठीक है। खुलने के बाद उसमें नया स्ट्रैंड जोड़ता है, तो दोनों स्ट्रैंड खुल जाता है। बहुत सारे एंजाइम प्रोटीन भाग लेते हैं इसमें। जब दोनों स्ट्रैंड खुलता है उसको बोला जाता है अनजिपिंग और अनविंडिंग,
ठीक है। अनजिपिंग एंड अनविंडिंग बोला जाता है जब दोनों स्ट्रैंड डीएनए के खुल जाता है, तो उस एक स्पेसिफिक पॉइंट में शुरू होता है प्रोसेस। ठीक है, डीएनए के स्पेसिफिक पॉइंट में शुरू होता है जहाँ की डीएनए का स्ट्रैंड खुलता है, उसको बोला जाता है इनिशिएशन पॉइंट और ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और इनिशिएशन पॉइंट बोला जाता है जिस जगह में डीएनए डुप्लीकेशन चालू होता है। प्रोकैरियोट्स में एक ही पॉइंट रहता है जहाँ डीएनए का डुप्लीकेशन चालू होता है। ठीक है, कैरियोट्स जो होता है उसमें बहुत सारा पॉइंट रहता है जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन चालू होता है। ठीक है, इनिशिएशन पॉइंट, एक इनिशिएशन पॉइंट रहता है जिस जगह से डीएनए का रेप्लिकेशन चालू होता है। तो सबसे पहले जब डीएनए का रेप्लिकेशन चालू होता है, एक एंजाइम रहता है हेलिकेज, जो कि इस जगह में जुड़ जाता है, जिस जगह रेप्लिकेशन चालू होता है उस जगह जोड़ता है। ठीक है, उसको बोला जाता है डीएनए अनविंडिंग एंजाइम, डीएनए हेलिकेज जिसको बोलेंगे डीएनए अनविंडिंग एंजाइम। उसने क्या करता है, दोनों स्ट्रैंड को अलग कर देते हैं। डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड हैं एक दूसरे से अलग कर देते हैं, हेलिकेज एंजाइम। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, डीएनए गायरेज और डीएनए टोपोआइसोमेरेज। गायरेज का ही एग्जांपल है टोपोआइसोमेरेज। ठीक है, गायरेज और टोपोआइसोमेरेज एंजाइम क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देते हैं। हम लोग पढ़े थे कि डीएनए जो होता है बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। देखो ये बीच वाला जो जगह होता है जहाँ से नाइट्रोजन बेसिस जुड़ा रहता है, ठीक है, इसके इस साइड डीएनए का एक कॉइल है, इस साइड डीएनए का एक कॉइल है। बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देने से दोनों कॉइल एक दूसरे से अलग हो जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को कौन तोड़ते हैं, डीएनए गायरेज और टोपोआइसोमेरेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे ही तोड़ेगा दो भागों में बढ़ जाएगा कॉइल। ठीक है, अब क्या होता है, एक रिप्लिकेशन फॉर्क बन जाता है, वाई शेप स्ट्रक्चर बन जाता है इस टाइप से। ये डीएनए है, ये जिस जगह में दोनों कॉइल अलग हो गया, अलग होने के बाद ये बीच वाला जो जगह है इसको क्या हम बोलेंगे, इनिशिएशन पॉइंट और ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ठीक है, सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम ये दोनों को अलग कर दिए, कॉइल को खोल दिए। कॉइल को खोलने के बाद टोपोआइसोमेरेज और गायरेज एंजाइम क्या किए, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिए। बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है इसको ब्रेक कर दिए। हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा दोनों कॉइल पूरी तरह से अलग हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैग्नीशियम आयन जो होता है को फैक्टर के रूप में काम करता है। मैग्नीशियम आयन भी इस जगह में काम करता है। ठीक है, एक प्रोटीन रहता है जिसको बोलेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन SSB। उसने क्या करता है, डीएनए जो कॉइल खुल गया, ठीक है, कॉइल खुलने के बाद हम लोग देखते हैं कोई भी रस्सी को जैसे कॉइलिंग रहता है हम लोग खोल देते हैं, फिर से कॉइलिंग होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, इसको फिर से कॉइल होने नहीं देता, अलग रखने में हेल्प करता है, सेपरेट रखने में ही हेल्प करता है। ठीक है, प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग रीवुंड, कॉइलिंग फिर होने नहीं देता, कॉइलिंग होने से अलग। इसमें तीन, सबसे पहले हम लोग क्या देखे, जो डीएनए जो होता है एक पॉइंट होता है जहाँ से रिप्लिकेशन चालू होता है जिसको बोला जाता है इनिशिएशन पॉइंट और ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ठीक है, उस जगह में कौन सा एंजाइम काम करता है, डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज दोनों कॉइल को खोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद डीएनए गायरेज और टोपोआइसोमेरेज क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, इसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं जिससे खुल जाता है दोनों कॉइल। ठीक है, एक प्रोटीन रहता है SSB, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। उसने क्या करते हैं, जो कॉइल खुल गया उस कॉइल को फिर से जोड़ने नहीं देता, फिर से कॉइल होने नहीं देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। अब होता है फॉर्मेशन ऑफ RNA प्राइमर, इतना हो गया। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ RNA प्राइमर, जब डीएनए का दोनों चेन अलग अलग हो गया, खुल गया जो दोनों चेन, देखो दोनों चेन खुल गया है। खुलने के बाद इस जगह में बनता है RNA प्राइमर। ठीक है, जैसे डीएनए का न्यू चेन बनना चालू होता है
तो उसमें आरएनए प्राइमर्स की ज़रूरत होती है। आरएनए प्राइमर क्या करता है? आरएनए, ये देखो इस जगह में आरएनए प्राइमर बनता है, ये इनिशिएशन पॉइंट है। इस जगह से जब नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा तो उसके लिए सबसे पहले चाहिए आरएनए प्राइमर का बनना। जैसे आरएनए प्राइमर बनेगा, आरएनए प्राइमर डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। आरएनए प्राइमर बन के उससे डीएनए का सिंथेसिस होता है। फिर आरएनए प्राइमर बनता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है। आरएनए प्राइमर बनता है, उसी से डीएनए का सिंथेसिस होता है। इस टाइप से डीएनए का सिंथेसिस होता रहता है। ठीक है, तो आरएनए प्राइमर जो होता है वो एक एंजाइम के प्रेजेंस में बनता है। उस कौन से एंजाइम? प्राइमेज। और प्राइमेज को ही बोला जाता है आरएनए पॉलीमेरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमेरेज के इससे हेल्प से बनता है आरएनए प्राइमर। ठीक है, आरएनए प्राइमर से बनता है डीएनए। ठीक है, देखो अब क्या होता है, जैसे ही डीएनए बन गया आरएनए प्राइमर को रिमूव कर दिया जाता है। फिर जैसे डीएनए बन गया आरएनए प्राइमर रिमूव हो जाता है, डीएनए बन गया आरएनए प्राइमर रिमूव हो जाता है। मतलब आरएनए प्राइमर का काम होता है डीएनए को बनाना और बनाने के बाद खुद मिट जाना। ठीक है, तो आरएनए प्राइमर बनता है प्राइमेज और आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम की हेल्प से, और आरएनए प्राइमर को रिमूव कर दिया जाता है डीएनए पॉलीमेरेज 1 एंजाइम के द्वारा। डीएनए पॉलीमेरेज 1 एंजाइम क्या करता है? आरएनए को प्राइमर को रिमूव कर देता है। जैसे डीएनए बनता है आरएनए प्राइमर को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो आरएनए प्राइमर जो होता है उससे बनता है डीएनए, हम लोग देखे हैं। ठीक है, तो देखो इस साइड जो डीएनए बनता है, डीएनए का नया चेन जो बनता है वो फर्स्ट चेन जो होता है इसको बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस चेन। देखो सबसे पहले जो ये डीएनए है, डीएनए का जो फर्स्ट चेन बना सीधा बनता है, इसके बीच में कोई टुकड़ा टुकड़ा नहीं हुआ, सीधा बना। ठीक है, तो फर्स्ट चेन जो डीएनए होता है इसको बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस, लीडिंग स्ट्रैंड बोला जाता है इसको, लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, और दूसरा जो चेन बनता है ये डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, इसमें कहीं से भी बनता है। जैसे बीच से बन गया, बीच में आरएनए प्राइमर बना, आरएनए प्राइमर से डीएनए सिंथेसिस हुआ, उसके बाद ऊपर से भी आरएनए प्राइमर बन सकता है, उससे डीएनए का सिंथेसिस होता है। फिर नीचे भी हो सकता है, आरएनए प्राइमर बना, उससे डीएनए का सिंथेसिस। मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं होता इसमें, जैसे कॉन्टिन्यूअस होता है इसमें डिसकॉन्टिन्यूअस टाइप सिंथेसिस होता है। ठीक है, इसको बोला जाता है लैगिंग स्ट्रैंड। और जो कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस होता है इसको क्या बोलेंगे हम? लीडिंग स्ट्रैंड। जो नया स्ट्रैंड बनता है वो हमेशा 5 से 3 होता है। ठीक है, इसको हम देख रहे हैं कॉन्टिन्यूअस नीचे से ऊपर की ओर बन रहा है 5 प्राइम से 3 प्राइम। इसमें कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, लेकिन फिर भी 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर बन रहा है। तो इससे क्या है, जो भी नया चेन का सिंथेसिस हो रहा है 5 प्राइम से 3 प्राइम बनता है। नया चेन की सिंथेसिस हो रहा है 5 प्राइम से 3 प्राइम। ठीक है, चलो अब फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर हुआ, आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हुआ जिससे कि डीएनए बना। फिर आरएनए प्राइमर जो है रिमूव कर दिया गया, है ना। उसके बाद क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अब डीएनए के जो इस नया स्ट्रैंड बन रहा है इसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये देखो दोनों स्ट्रैंड बना, ठीक है। पहले से जो पेरेंट स्ट्रैंड है हमारा उसमें पहले से नाइट्रोजन बेसिस बना हुआ है, जैसे एडिनिन, ठीक है। एडिनिन के साथ क्या जुड़ेगा? हम लोग जानते हैं एडिनिन के साथ थाइमिन जुड़ता है, ठीक है। यूरेसिल जो भी है, मतलब ये जो चारों रहता है प्यूरिन पिरिमिडिन्स, उसका एक बेस पेरेंट के साथ रहता है, पेरेंट डीएनए के साथ, ठीक उससे साथ जुड़ा हुआ जो स्ट्रैंड रहता है, नया जो चेन सिंथेसिस होगा उसमें बनेगा, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, पेरेंट स्ट्रैंड को कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। इसमें जो नया स्ट्रैंड बनेगा इसमें इससे जुड़ा हुआ रहेगा नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है। क्योंकि एडिनिन के साथ हमेशा थाइमिन जोड़ता है, ग्वानिन के साथ हमेशा साइटोसिन जोड़ता है। तो पहले से पेरेंटल स्ट्रैंड में जो नाइट्रोजन बेसिस है उससे जो चीज़ जोड़ता है वो नए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ जुड़ेगा। तो इस टाइप से नया एक स्ट्रैंड का सिंथेसिस हो जाएगा, ठीक है।
तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो होता है उसका नया चालू होता है, और वो किससे बनता है? डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट एंजाइम होता है, उसी से नया चेन बनता है और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड भी बनता है। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड मतलब नए नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ता रहेगा, नए जो स्ट्रैंड बना, ठीक है, नया चेन बना और दोनों के साथ फिर रिप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ही नियम से होता है, ये बहुत ही नियम से होता है। और इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियोटाइड हम लोग जानते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। इस टाइप के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो जुड़ा रहता है किनारे, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड टूटता है, ठीक है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जब टूटता है, इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। उस निकली हुई एनर्जी से ही डीएनए का रिप्लिकेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड टूटने से जो एनर्जी निकलती है, उसी से डीएनए के रिप्लिकेशन का पूरा प्रोसेस बहुत अच्छे से हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया से अलग से एनर्जी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो बहुत सारे हम लोग देखे हैं कि नया जो स्ट्रैंड बनता है छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े में बन रहा है। ये इस टुकड़े को बोला जाता है ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बोला जाता है, ठीक है। तो एक एंजाइम रहता है लाइगेज, उस लाइगेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये फ्रैगमेंट्स जो है जुड़ जाता है, आपस में पूरा जुड़ जाता है फ्रैगमेंट्स, और नया पूरा चेन बन जाता है, ठीक है। ये था सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन गया, आरएनए प्राइमर हो गया। इसके बाद क्या होता है, डीएनए लाइगेज जुड़ गया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है देखो लास्ट में क्या होता है, प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग, ठीक है। प्रूफ रीडिंग में क्या होता है, देखो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जो स्ट्रैंड जुड़ा पूरी तरह से रिप्लिकेशन हो गया। अब क्या होता है, बहुत ही नियम से सब बनता है, डीएनए का रिप्लिकेशन बहुत ही नियम से होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो बेस पेयर जुड़ता है वो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, दूसरा बेस पेयर कई बार जुड़ जाता है, ठीक है। उसको चेक किया जाता है, इसको बोला जाता है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयर मेकनिज़म सबसे लास्ट में होता है। जो नया सिंथेसाइज डीएनए स्ट्रैंड रहता है वो करेक्ट मिसमैच हो जाने से क्या किया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है रॉन्ग बेस को। जो रॉन्ग बेस रहता है उसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट करके रिप्लेस कर दिया जाता है करेक्ट बेस, ठीक है। जैसे थाइमिन, एडिनिन, साइटोसिन, गुआनिन, कई बार ऐसा हो जाता है गुआनिन इस जगह में जुड़ गया, तो उसको हम बोलेंगे प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग में क्या होता है, उस गुआनिन को हटा दिया जाएगा, इस जगह लगा दिया जाएगा, इस जगह थाइमिन को, मतलब रिप्लेस करके नया बेस पेयर को फिर से लगा दिया जाता है। उसको हम बोलेंगे प्रूफ रीडिंग और रिपेयर मैकेनिज्म। डीएनए के रेप्लिकेशन में सबसे लास्ट में ऐसा होता है, ठीक है। ये था डीएनए का रेप्लिकेशन। अब हम लोग देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत सारे एंजाइम भाग लेते हैं, बहुत सारे एंजाइम के प्रेजेंस में ही डीएनए रेप्लिकेशन बहुत अच्छे से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एंजाइम देखेंगे न्यूक्लिएजेस। न्यूक्लिएजेस एंजाइम क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल जो है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल मतलब एक एक न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल ऐसा होता है। डीएनए को न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, हम लोग जानते हैं, ठीक है। बहुत सारे मोनो न्यूक्लियोटाइड जोड़ के पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं, ठीक है। पॉली न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लिक एसिड को सब सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। कौन करते हैं, न्यूक्लिएजेस। जैसे ही डीएनए रिप्लिकेशन चालू होगा, हर न्यूक्लिक एसिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसको सेपरेट कर दिया जाता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ दिया जाता है। न्यूक्लियसेस क्या करता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जो फॉस्फेट वाला जो बॉन्ड रहता है इसको तोड़ देते हैं, जो कि शुगर के साथ जुड़ा हुआ रहता है, उस बॉन्ड को तोड़ देते हैं, ठीक है। उस बॉन्ड को तोड़ने से ही बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, जिससे डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस अच्छे से होता है, ठीक है। इसमें दो टाइप के न्यूक्लियस रहता है, एक को बोला जाता है एक्सोन्यूक्लियसेस, दूसरा एंडोन्यूक्लियसेस, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस क्या क्या काम करता है,
टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड्स को, जैसे एक्सोन्यूक्लियस मतलब बाहर से न्यूक्लियोटाइड को तोड़ते हैं, बाहर से किनारे किनारे से न्यूक्लियोटाइड को धीरे धीरे तोड़ देते हैं, ठीक है। और एंडोन्यूक्लियसेस ये क्या करता है, बीच वाले न्यूक्लियोटाइड को तोड़ते हैं, बीच के न्यूक्लियोटाइड को तोड़ते हैं। एक्सोन्यूक्लियस किनारे किनारे को तोड़ते हैं, एंडोन्यूक्लियस बीच के न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ते हैं, ठीक है। ये दोनों को न्यूक्लियेजेस एंजाइम के अंडर में आता है। न्यूक्लियेजेस का काम क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन करते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ देते हैं, ठीक है। दोनों टाइप का होता है, एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस। एक्सो मतलब किनारे किनारे से तोड़ते हैं, एंडोन्यूक्लियस मतलब बीच बीच से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को और न्यूक्लियोटाइड्स को अलग करते हैं, ठीक है। एक एंजाइम हुआ। दूसरा एंजाइम क्या होता है, अनविंडिंग प्रोटीन। अनविंडिंग मतलब दोनों कॉइल को खोलना। दोनों कॉइल को कौन खोलते हैं, हम लोग इसके पहले पढ़े हैं कि दोनों कॉइल को खोलते हैं, एक हेलिकेस, दूसरा गायरेज और टोपोआइसोमेरेज है। हेलिकेस क्या करता है, अनकॉइल कर देते हैं, डीएनए के दोनों कॉइल को अलग कर देते हैं। और गायरेज क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद है लाइगेज। लाइगेज क्या करता है, जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट, छोटे छोटे टुकड़ों में जो फ्रैगमेंट्स नया बना उसको आपस में जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज, ठीक है। आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर क्या करते हैं, हम लोग देखे थे, आरएनए पॉलीमरेज से आरएनए प्राइमर बनता है। जैसे ही आरएनए प्राइमर इनिशिएशन पॉइंट से बनना चालू होता है, जैसे ही आरएनए प्राइमर बनता है उससे डीएनए का सिंथेसिस होता है ना, हम लोग देखे थे। तो आरएनए प्राइमर जो होता है उस पॉइंट ऑफ ओरिजिन में होता है आरएनए पॉलीमरेज और प्राइमेजेस, एक ही एंजाइम है, इससे आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस होता है, ठीक है। इतना देखे थे। उसके बाद क्या देखे थे हम लोग, डीएनए पॉलीमरेज, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि पूरे न्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होता है वो डीएनए पॉलीमरेज से ही बनता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेन एंजाइम होता है। ये क्या करता है, डीएनए का जो टेम्पलेट रहता है उसमें नए सिंथेसिस चेन जो बनता है वो दोनों को जोड़ने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज भी 3 टाइप के होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। प्रोकैरियोट्स में होता है ये, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में 3 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज पाया जाता है, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। डीएनए पॉलीमरेज 1 का काम क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1 को कौन खोजे थे, कॉर्नबर्ग 1957 में आइसोलेट किए थे ई कोलाई से, ई कोलाई से इसको अलग किया गया था, ठीक है। ये एंजाइम जो होता है एक्सोन्यूक्लियस टाइप काम करता है। एक्सोन्यूक्लियस मतलब किनारे से इसका काम होता है, बीच में नहीं होता, ठीक है। सेपरेट आरएनए प्राइमर, इसका काम मेन क्या रहता है, आरएनए प्राइमर को डीएनए से अलग करना। जैसे आरएनए प्राइमर जब बना था, ये जो आरएनए प्राइमर जो है उससे डीएनए बना था, हम लोग जानते हैं कि आरएनए प्राइमर पहले बना, उससे डीएनए का सिंथेसिस हुआ, इस टाइप से डीएनए फ्रैगमेंट बना। तो आरएनए प्राइमर जो होता है वो डीएनए बनाने के बाद इसको रिमूव कर दिया जाता है, इसको अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये अलग करने का काम कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज 1। और उनके बीच के फ्रैगमेंट्स के बीच के जो गैप है उसको भरने का काम भी डीएनए पॉलीमरेज 1 करते हैं, ठीक है। और रिपेयर का काम भी करते हैं, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको रिपेयर करने का काम भी डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है, ठीक है। इसने क्या किया, सेपरेट आरएनए प्राइमर, डीएनए से आरएनए प्राइमर को सेपरेट कर देते हैं, गैप को फिल करते हैं और रिपेयर करने का भी काम करते हैं। दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज 2। डीएनए पॉलीमरेज 2 के बारे में ठीक से अभी तक पता नहीं चला कि उनका काम क्या होता है, ठीक है। बहुत ही कम रिएक्टिव होता है इस प्रोसेस में, और डीएनए रिपेयर का ही काम करता है ऐसा माना जाता है, जबकि पॉलीमरेज 1 एंड 3 एब्सेंस रहता है, या 1 या 3 जब इनएक्टिव रहता है, ठीक से काम नहीं कर पाते, उस समय डीएनए पॉलीमरेज 2 जो है उस रिपेयर वाला काम को करते हैं। इसको भी आइसोलेट किया गया था ई कोलाई से, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 3 सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है, ठीक है। इसको डिस्कवर किए थे डेल्यूशिया एंड कोहेरेंस। उसका मेन काम क्या होता है, पूरे नया जो चेन होता है उस चेन को
पॉलीमराइजेशन करते हैं, मतलब उस नया जो चेन बनता है उसमें पूरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज 3। 1 और 2 से बहुत ज़्यादा स्पीड उसका ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी जल्दी न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम करता है नए चेन में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे थे प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग मतलब पूरा डीएनए का रिप्लिकेशन जब हो गया तब बहुत अच्छे से चेक किया जाता है कि ठीक से पूरा काम हुआ कि नहीं। बहुत ही एक्यूरेट एंड प्रिसाइज तरीके से तो पूरे डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, लेकिन फिर भी कोई एरर है कि नहीं उसको चेक किया जाता है। इसको बोला जाता है प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयर मैकेनिज्म। ठीक है, उससे कोई भी रॉन्ग बेस पेयर कहीं जुड़ गया तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है और करेक्ट बेस को उस जगह में लगा दिया जाता है। ठीक है, इस टाइप से डीएनए का रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है। चलो एक बार हम लोग जल्दी जल्दी रिपीट कर देते हैं। डीएनए की रेप्लिकेशन किसको बोलेंगे? हम लोग जानते हैं जी, 2 डीएनए रहते हैं, उसको सबसे पहले दोनों कॉइल को खोलना पड़ता है। कॉइल को खोलने के बाद दोनों कॉइल जिस जगह में खुलता है उसको बोलते हैं इनिशिएशन पॉइंट। इनिशिएशन पॉइंट में डीएनए हेलिकेज जो होता है, अनविंड डीएनए स्ट्रैंड को अनविंड कर देते हैं, अलग कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद टोपो आइसोमेरेज और डीएनए गायरेज हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देते हैं, बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देते हैं। तो दोनों कॉइल अलग हो गया। उसके बाद न्यूक्लियस एंजाइम जो होता है, न्यूक्लियस एंजाइम जो होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को अटैक करते हैं, और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जैसे ही टूटता है पूरे न्यूक्लियोटाइड्स अलग अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ठीक है, एसएसबी जो होता है वो कॉइलिंग, फिर से कॉइलिंग नहीं होता, कॉइल जो खुल जाता है उसको फिर से कॉइलिंग होने नहीं देता है। ठीक है, आरएनए प्राइमर बनता है। हम लोग जानते हैं आरएनए प्राइमर, प्राइमरेज और आरएनए पॉलीमरेज से आरएनए प्राइमर बना। फिर आरएनए प्राइमर को रिमूव किया जाता है डीएनए पॉलीमरेज 1 के द्वारा। ठीक है, उसके बाद ओकाज़की फ्रैगमेंट्स जो बनता है उसको आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? डीएनए लाइगेज। और हमेशा जो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है डीएनए पॉलीमरेज 3 के द्वारा, उसमें लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जोड़ते हैं और डीएनए बहुत लंबे लंबे थ्रेड वाला डीएनए का रिप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, डीएनए टेम्पलेट का काम करता है दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड, क्योंकि उसमें पहले से ही न्यूक्लियोटाइड का बेस जुड़ा हुआ रहता है, उस बेस से मैच होके एक नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनता है। ठीक है, उसी से मैचिंग करके पूरा कंप्लीट हो जाता है। पूरा काम कौन देखते हैं? डीएनए पॉलीमरेज 3। इस टाइप से डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है।